तो इलेक्ट्रिसिटी की आज की क्लास में हम लोग आगे का काम करेंगे और आगे के काम में हम लोगों को आज पोटेंशियल डिफरेंस और साथ ही साथ हमको सीखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से करंट के फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे हम पुराने टॉपिक का। और पुराना टॉपिक है, हम लोगों ने अब तक चार्ज और करंट को डिटेल से एनालाइज किया है। तो चार्ज के बारे में हमने क्या पढ़ा है? चार्ज के बारे में हमने सिंपल सी बात कही है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। चार्ज इज सिंपली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और चार्ज डेवलप होने का रीजन भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि आपके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड, लिख लें आप, डेफिशिएंसी, DEFICIENCY, ये बात जरूर आप लिख लें। और यदि नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हुआ है। तो ये चीज आपको पहले तो वेल क्लियर होना चाहिए कि चार्ज के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का रीजन क्या है। हालांकि इन चीजों को मैंने डिटेल से इनिशियल 3 वीडियोस में बताया है। दिस इज द 4th क्लास इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10th क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाद में 12th क्लास में आपको बहुत डिटेल में एनालाइज करना है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन, साथ ही साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन। मैंने बताया था चार्ज को हम 2 तरीके से स्टडी करते हैं। यदि हम चार्ज को कौन से स्टेट में स्टडी करें, रेस्ट स्टेट में स्टडी करें, स्टैटिक तरीके से स्टडी करें तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। और यदि हम चार्ज को मोशन में स्टडी करें तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो 12th क्लास में भी हमें डिटेल से इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। इसलिए ये क्लास एक बेसिक, या आप कहें कि एक बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और 10th क्लास के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 10th क्लास का पूरा सिनारियो और पूरा बेस स्टार्ट होगा और पहली बार आप लोग ये सब टॉपिक डिटेल से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का यदि कभी भी डेफिशिएंसी का हिंदी में मतलब होता है कमी होना। कभी भी इलेक्ट्रॉन की यदि आपके पास कमी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन, वैसे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं हर एटम में। जैसे सोडियम एटम की बात करें तो सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले इनिशियली इक्वल होंगे। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और ये मास रखता है 23 मास रखने का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 है और बाकी जो बच गया, ठीक है। यहां पे प्रोटॉन को हम Z से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 11 है और एटॉमिक मास को हम ऊपर लिखते हैं। किसी भी एटम को लिखने का सिंबल ये है, आपने ये शायद 9th क्लास में भी डील किया है। अब यहां पे A क्या दिखाता है? A दिखाता है प्रोटॉन, क्या दिखाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दिखाता है, नहीं? तो प्रोटॉन यहां पे 11 हो गए, Z हो गया 11 और बाकी जो बचा, कितना बचा? 12 बचा। वो 12 क्या हो गया? न्यूट्रॉन का नंबर हो गया, ठीक। अब यहां पे एक और बात होती है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन आपका Z के बराबर ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन Z के बराबर ही होता है इनिशियली कब? जब इस पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब ये आयन का फॉर्म लेगा तो होता क्या है इसके साथ होता है कि इसके सेंटर में तो क्या हो गए? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो गए। लेकिन इसके ऑर्बिट्स में कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ये बात क्लियर हो चुकी है अब तक। कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बताएं भाई? अभी ऊपर आपने देखा कि इसके पास जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। 11 का मतलब होता है 2n² से यदि हम डील करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और बचा एक ही इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। यहां कितने होंगे? 8 इस ऑर्बिट में और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा लास्ट ऑर्बिट के लिए। अब कोई भी एटम चाहता है खुद को स्टेबल बनाना, और स्टेबल बनाने का रूल होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होना? लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट पूरा होना। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन का ग्रुप पूरा होना। यदि लास्ट सेल में, यहां पे पहली सेल में 2 है, सेकंड सेल में 8 है, लेकिन लास्ट में 1 है। अब यदि इसके लास्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, किसी तरीके से हटा दिया जाए, तो क्या होगा? ये खुद को ऑक्टेट बना लेगा। तो ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी कहोगे इस चीज को। और इसके पास ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा
और 8 इलेक्ट्रॉन ये यहां रखेगा, और ऐसा करके ये लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख पाएगा, ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन रख पाएगा, और इसे बोलेंगे ऐसे केस में Na+ आयन। और इसी तरीके से Cl- आयन, और ऐसा करके ही ये डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। और इसी तरीके से मैंने पिछली क्लास में Cl- आयन की बात की थी, और ये जब दोनों आयन के फॉर्म में बन जाएंगे तो ये प्लस और माइनस आयन क्या करेंगे, कंबाइन करने का प्रोसेस कर पाएंगे, और ये इसी तरीके से क्या बना पाएंगे, NaCl। तो ये NaCl का फॉर्मेशन क्या है, ये तो आप केमिस्ट्री में भी सीखोगे, अभी तो मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ यानी डेफिशिएंसी हुई, जबकि Cl में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होगा, यानी एक्सेस में एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसलिए Cl- चार्ज देगा। तो चार्ज क्या है मैं ये समझा रहा था। तो चार्ज इज सिंपली द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ यू वांट टू डिफाइन चार्ज इन अ सिंपल मैनर, जस्ट राइट इट इज सिंपली द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात आप लिख दो, इट इज सिंपली द डेफिशिएंसी और excess of electron. If there occur deficiency then the charge is positive, if there occur excess then charge is negative। ठीक, बाकी मैंने यहां पे क्या डेफिनेशन लिखा है, इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम, बिल्कुल फैक्ट है, इट कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, और यहां पे चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, जिसे हम कैपिटल सी से दिखाते हैं, कूलाम को कैपिटल सी से दिखाते हैं। चार्ज के बारे में कुछ मैंने और प्रॉपर्टी बताई थी कि चार्ज में यदि अपोजिट चार्जेस हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। यदि सेम चार्जेस हैं माइनस माइनस या प्लस प्लस तो ये रिपल करेंगे। तो ये बात भी आपको एक बेसिक याद रखना है कि कौन रिपल करेंगे कौन अट्रैक्ट करेंगे। रिपल करना मतलब एक दूसरे से दूर जाना, अट्रैक्ट करना मतलब एक दूसरे के पास आना। ठीक है, एक बात और आपको बताई गई थी, क्वांटाइजेशन। वो क्वांटाइजेशन आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, QUANTISATION, ये है क्वांटाइजेशन। और इसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है। इसका मतलब चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल चार्ज के फॉर्म में होता है। कैसा मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। ये इंटीजर है, इंटीजर मतलब 0, फिर +-1, फिर +-2। तो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, कौन से चार्ज के, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना बताया गया था आपको, ये बताया गया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये प्लस में बताया गया था कि माइनस में, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस में, और सेम चार्ज प्लस में बताया गया था प्रोटॉन के लिए, जबकि न्यूट्रॉन के लिए 0 चार्ज बताया गया था। मास के केस में मैंने क्या बताया था कि मास जो न्यूट्रॉन का है वो सबसे ज्यादा है, और मास प्रोटॉन का फिर उसके बाद है, मास इलेक्ट्रॉन का फिर उसके बाद है। न्यूट्रॉन का मास मैंने क्या बताया था, इसका मास लगभग बताया था 1.675 × 10⁻⁻27 kg, ये बताया था। जबकि प्रोटॉन के मास में सिर्फ और सिर्फ क्या अंतर आया था, 1.673 हो गया था × 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास जबकि कम था, कितना था, 9.1 × 10⁻31 kg। और क्योंकि पूरे किसी भी एटम का सेंटर किससे बनता है, इनिशियल 2 पार्टिकल इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बनता है, इसीलिए पूरा मास किसी भी एटम का कहां पे कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस बनाते हैं, और इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस यानी सेंटर बनाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई थी। अब इस क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि यदि कभी भी कोई चार्ज डेवलप हो रहा है तो वो इस 1.6 × 10⁻⁻19 के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में, यानी इसका 2 टाइम्स मल्टीपल, 3 टाइम्स मल्टीपल, 4 टाइम्स मल्टीपल, इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। अब ये मल्टीपल प्लस या माइनस दोनों भी हो सकता है, यानी चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये हमने चार्ज पे डिस्कशन किया। जब हमने चार्ज पढ़ लिया था तो फिर हमने बोला था कि जब कभी भी एक क्लोज पाथ बन जाएगा, आज हम उस क्लोज पाथ को और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जब कभी भी एक क्लोज पाथ बन जाएगा और उस क्लोज पाथ में हम चार्ज को फ्लो कराएंगे, यानी इसी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो भाई फ्लो नहीं करते, फ्लो तो इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, ये बात भी दिमाग में आप बैठा लो। तो जब भी हम क्लोज पाथ में इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के रेट को, यानी इसी चार्ज के फ्लो होने के रेट को क्या बोला जाएगा,
करंट बोला जाएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट बोलते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। इसलिए हम सिंपली बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। अब इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज का मतलब है, कभी भी रेट लग जाए मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, यानी हम लोग चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम ले रहे हैं। तो रेट का मतलब है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो व्हाट इज द करंट? करंट इज सिंपली चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या हम इसी को बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बात हमने देखी थी। इसकी यूनिट क्या होगी? Q की कूलाम, T की सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड, या इसी कूलाम पर सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं और कैपिटल ए से इसकी यूनिट को दिखाते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो चलिए इतना क्विकली आपने रिवाइज कर लिया। अब यदि हम इस कूलाम को 1 कूलाम चार्ज कह दें और टाइम हम 1 सेकेंड लें, यानी हम यदि एक क्लोज पाथ में, यानी इसी क्लोज पाथ में 1 कूलाम चार्ज फ्लो कराएं, यानी 1 कूलाम के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएं। अब सपोज इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे फ्लो कराया, इलेक्ट्रॉन को मैंने इस डायरेक्शन में फ्लो कराया, तो एक बात और आप लोग याद रखें कि यदि इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में फ्लो कराया है, यानी यदि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फ्लो करा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट हमारा फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस चीज को चलिए मैं इंडिकेट कर देता हूं आगे, पर अभी आप इस डेफिनेशन को भी समझ लें कि 1 कूलॉम इज डिफाइंड एज, ये फॉलोइंग नहीं फ्लोइंग है, ठीक है। 1 कूलॉम इज डिफाइंड एज, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलॉम चार्ज इन 1 सेकेंड। यदि 1 कूलॉम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करवाते हो किसी भी क्लोज पाथ में, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर क्लोज पाथ में जो करंट डेवलप होगा वो 1 एम्पियर का होगा। ठीक, अब मैं बात कर रहा था कि आपको इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बता दूं, तो वो आप यहां पे थोड़ा सा पढ़ लें कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वेंशनली। ठीक है, कन्वेंशन है ये। इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल। देखो अभी बैटरी और सेल तो मैं डिटेल से बताने वाला हूं, पर याद रखो यहां पे ये जो बड़ा ये दिखता है पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और ये छोटा नेगेटिव के लिए। अभी मैं ये सब कुछ डिटेल से आज की क्लास में बता रहा हूं। और सपोज ये क्लोज पाथ बन गया, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इस माइनस से प्लस की ओर, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। बस ये आज की क्लास में मैं आपको बताना चाह रहा हूं अभी, बाकी बाद में तो आपको और बहुत कुछ सीखना है। तो ये मैंने अभी इंडिकेट किया था ना एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये, तो ये यही चीज है। नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या फ्लो होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या फ्लो होता है भाई? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ये दिमाग में बैठाओ। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव का अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, यही होगा ना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव कौन फ्लो होता है? करंट। ये कन्वेंशन चलता आ रहा है और ये रूल है। तो यही चीज यहां लिखी हुई है कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये बात भी अब एक इंपॉर्टेंट रूल हो गया जो आज सीखने वाले हो आप। इलेक्ट्रिक सर्किट इसी क्लोज पाथ को बोलते हैं और इसकी डेफिनेशन मैं अभी आगे प्रेजेंट कर दूंगा। इसी क्लोज पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अभी आगे का पढ़ लोगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट आपका क्लॉकवाइज होगा। बस यही चीज यहां पे लिखा गया है। और टर्मिनल बताया गया है कि इट फ्लोज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो यही तो डायरेक्शन हो गई, ऐसे ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जिसको मैंने ये सर्कल में दिखा दिया है। तो इसमें मतलब ये हुआ कि इस ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। अब स्मॉल क्वांटिटी यदि हम करंट की देखें, वैसे तो करंट को हम एम्पियर में दिखाते हैं, ठीक। स्मॉल क्वांटिटी के लिए एक मिली एम्पियर यूनिट भी होता है। आपको पिछली तीनों क्लासेस देखी, वहां भी आपको बताया है मैंने, 10⁻³ एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर भी होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर। एक नैनो एम्पियर भी कह सकते हो, पर हालांकि इतना ज्यादा यूज नहीं होता है ये टर्म। 10⁻⁹ एम्पियर को बोला जा सकता है, ठीक है। बाकी ये दो टर्म्स ज्यादा यूज होते हैं, मिली और माइक्रो। 10⁻⁻3 एम्पियर, इसका मतलब तो समझ गए ना। 1 यदि आपने लिखा ऊपर और नीचे 1 लिखकर 30, तो ये 10⁻⁻3 को दिखाता है। इसी तरीके से इसके लिए आपको नीचे 60 लिखने होंगे और इसके लिए नीचे 90 लिखने होंगे।
अब ये जो करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, इस क्लोज पाथ सर्किट में अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इस सर्किट में या इस क्लोज पाथ में जो करंट फ्लो हो रहा है, यदि हम उसको मेजर करना चाहें कि ये कितना करंट है जो फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है अमीटर। तो अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट measure the amount of total current flowing in an circuit या in a closed path। एक closed path में फ्लो होने वाले टोटल करंट की जो वैल्यू होती है, टोटल करंट का जो अमाउंट होता है, उसको मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसे अमीटर बोला जाता है। तो इसको पढ़ लो आप। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। मेजर मतलब मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कितने अमाउंट में फ्लो हो रहा है। हाँ, यहां पे आप चाहो तो एक चीज और इंडिकेट कर लो, शायद आपको आगे ना मिले पर मैं बता देता हूं। एक डिवाइस और होती है गैल्वेनोमीटर। ये अमाउंट को नहीं बताता, ये गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस को बताता है, क्योंकि इसके पास जो नीडल्स होती हैं वो सिर्फ एक नीडल का फॉर्म रखती है, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं होती, जिस कारण से ये सिर्फ क्या करेगा, फ्लक्चुएट होगा, जिसके फ्लक्चुएशन से इंडिकेट होगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। जैसे आप एक टेस्टर देखते हो, टेस्टर में लाइट जलती है, लाइट जलने से आप डिसाइड करते हो कि करंट है उस जगह पे कि नहीं, ठीक है। उसी तरीके से गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके टर्मिनल को जब आप सर्किट में कनेक्ट कर दोगे तो ये बताएगा, सीरीज में कनेक्ट करना होगा ऑब्वियसली, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि करंट है कि नहीं। जबकि अमीटर क्या बताएगा, करंट की वैल्यू बता देगा। ये सिंबल होता है इसका और ये सिंबल होता है गैल्वेनोमीटर का, जिसमें हम ये एरो नहीं बनाते, जबकि कैपिटल जी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, कैपिटल जी, यहां कैपिटल ए लिख देते हैं। इसी तरीके से इसको लास्ट तक जोड़ना है आपको, ठीक है। अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, ये बात अभी आप लिख लो। बाद में हम लोग सीरीज कनेक्शन पढ़ेंगे 10th क्लास में ही, तो और इस चीज को हम लगा के दिखा देंगे, या लेटर ऑन अभी लगा के दिखा देंगे ओम्स लॉ पढ़ाते वक्त, ठीक है। ओम्स लॉ पढ़ाते वक्त मैं ये सीरीज में लगा के दिखा दूंगा, ठीक है। लेटर ऑन सर्किट में भी मैं लगा के दिखा दूंगा, तो डोंट वरी, अभी बस इतना याद कर लो कि इसको सीरीज में लगाया जाता है। अब सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, लेटर ऑन क्लियर होगा। अभी इतना याद किया जा सकता है ना। देखो ये लिखा है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, ये IN है, ठीक है। इन अ सर्किट, सर्किट में हमेशा ये सीरीज में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट करो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, ये समझ में आ गया। और इसके पास लो रेजिस्टेंस होता है, इसके पास रेजिस्टेंस लो होता है। अब रेजिस्टेंस क्या है ये आपको आगे बताऊंगा मैं, सीरीज क्या है ये मैं आगे बताऊंगा आपको मैं। बस अभी आप ये दोनों चीजें लिख लो कि रेजिस्टेंस इसका लो होता है और ये कनेक्टेड सीरीज में होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक सर्किट का ये पार्ट है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत यूज हुआ, उस पर हम काम करें, फिर हम जाके रेजिस्टेंस पे काम करेंगे ओम्स लॉ पढ़ते वक्त। तो आज की क्लास में तो मैं सर्किट आपको समझाता हूं, सर्किट के एलिमेंट्स में आपको समझाता हूं। तो चलिए पहले तो एक क्वेश्चन करिए आप, ताकि आपने जो अब तक पढ़ा है उसको क्लियर कर लें हम लोग। तो इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ें ध्यान से। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं करंट का भी यूज करने वाला हूं, मतलब करंट की वैल्यू हमने पढ़ी है चार्ज बाय टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो करंट के इस फार्मूले का भी यूज करने वाले हैं हम, यानी हम इसका तो यूज करने ही वाले हैं, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। साथ ही साथ क्वांटाइजेशन का फार्मूला जो हमने पढ़ा है NE, उसे भी यूज करने वाले हैं। तो इन दोनों फार्मूला को यूटिलाइज करने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन डाला है आज की क्लास में, और ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया भी है, आज भी आप करें। चलिए सबसे पहले तो आप ये लिख लें कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विद यू। तो यू आर गिवन विद 3 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। ये कितने समय के लिए फ्लो हो रहे हैं, तो ये 2 मिनट के लिए फ्लो हो रहे हैं, बट यूनिट SI यूनिट इज सेकेंड। तो 60 का इंटू किया हमने और हमें पता चल गया कि ये 120 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहे हैं। तो 120 सेकेंड्स के लिए फ्लो हो रहे हैं, ये बात क्लियर हो गई। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, हमें करंट बताना है। सबसे पहले तो हम चार्ज बताएंगे कितना फ्लो हो रहा है। चार्ज होता है N × E और N हमारे पास दिया है 3 × 10⁻11 और E भी हमें पता होता है कितना, या तो पता ना हो तो इस केस में तो मैंने दे दिया है, पर जनरली ये ना भी दिया हो तो हमें पता होता है 1.6 × 10⁻19। ये जनरली माइनस में लेते हैं, पर यदि हम
पॉजिटिव भी ले रहे हैं अभी, इसका मतलब है हम न्यूमेरिकल फॉर्म में ले रहे हैं। तो 16 3 48 यानी 4.8 आ गया। और यहां से यदि आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, तो ये हो जाएगा x की पावर m प्लस n यानी 11 प्लस माइनस 19। तो ये वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा 10 की पावर माइनस 8। और ये किस में निकला है? कूलम में। तो इतना चार्ज आपको मिल गया। तो चार्ज की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब I क्या होता है? I होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो Q की जगह हम रख देंगे 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8, किसमें? कूलम में। और T की जगह हमारे पास कितना है? 120 सेकेंड है। ठीक, चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको ध्यान से देखना क्या मैं कर रहा हूं। इस पर एक काम तो मैं कर रहा हूं, इस 48 को 48 लिख दे रहा हूं। तो नीचे आ जाएगा 12 और ये 2 जीरो, और ऊपर आ गया 10 की पावर माइनस 8। इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही है। अब इन 2 जीरो को मैं ऊपर लेके जाता हूं तो 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। और 10 की पावर माइनस 2 किसके साथ जाएगा? इस माइनस 8 के साथ। तो ये 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। और ये 12 से 12 4 जा 48 कट जाएगा। तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ये एम्पियर है। और मैंने अभी बताया था 10 की पावर माइनस 9 में 1 नैनो एम्पियर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि इसी फॉर्म में आप छोड़ दो, नैनो करना हो तो यहाँ पे एक क्या कर दो आप, 10 की पावर माइनस 10 है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर माइनस 9 इंटू 10 की पावर माइनस 1। ठीक है, तो 0.4 नैनो एम्पियर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप सिर्फ इतना छोड़ दो, दैट्स ऑल गुड। तो ये आपका आंसर है करंट का। ठीक है, तो आपने करंट भी निकालना सीख लिया और एक बार आपने चार्ज भी दोबारा से निकाल लिया। तो पिछली क्लासेस में मैंने कई क्वेश्चन लिए थे, आज मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है इस टाइप का, जिसमें मैंने क्लियर कर दिया है कि चार्ज और करंट क्या है। चलिए और हम आगे पढ़ते हैं और आज हम पोटेंशियल की बात करते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर लें प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक ऐसा क्लोज पाथ है जो कंडक्टिंग नेचर का होता है। कंडक्टिंग नेचर का होना मतलब जिसमें करंट का फ्लो होता है। अ क्लोज पाथ विच इज कंडक्टिंग इन नेचर, दैट मीन्स it becomes a conductor, it behaves as a conductor. That means we make use of wires which can conduct the current, which behaves as a conductor. हम यहाँ पे एक वायर लेते हैं, वायर से सभी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, जो भी यहाँ पे ऑक्सिलरी डिवाइसेस हैं या फिर यहाँ पे मेन डिवाइसेस हैं। अब यहाँ पे जो डिवाइसेस लगी होती हैं उन्हें हम बोलते हैं सर्किट के एलिमेंट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सर्किट के एलिमेंट। अब सर्किट को मैं CKT लिख दूंगा। ठीक है, वैसे होती क्या है स्पेलिंग? CIRCUIT। तो सर्किट के एलिमेंट जनरली 2 तरीके या 3 तरीके से हो सकते हैं। एक्टिव होते हैं जो सर्किट को एनर्जी देते हैं। सर्किट को एनर्जी कौन देता है? बैटरी हो गया, सेल हो गया, ये होते हैं। इन सब का सिंबल भी मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। आज की क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छे से लिख लिख कर घर पे करेंगे, तभी वो सिंबल याद हो जाएंगे आपको। एक्टिव, पैसिव वो होते हैं जो सर्किट से एनर्जी को लेते हैं। जैसे आपके घर में क्या लगा हुआ है जो एनर्जी ले रहा है? ऑब्वियसली आपके घर में बल्ब लगे हुए हैं, वो एनर्जी सर्किट से ले रहे हैं। और क्या है? फैन है आपके घर में, वो ले रहे हैं। और एसीज हो गए, फ्रिज हो गए, ये सब पैसिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, कुछ ऑक्सिलरी एलिमेंट होते हैं जो ना भी लगे हों, या अदर एलिमेंट बोलो। ऑक्सिलरी का मतलब होता है AUXILLIAR। ऑक्सिलरी यानी सहायक, सहायक के फॉर्म में लगे हैं, या इसको अदर एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अमीटर हो गए आपके करंट के अमाउंट को बताने के लिए। गैल्वेनोमीटर हो गया, करंट की वैल्यू को तो नहीं बताएगा, ये करंट के प्रेजेंस को बताएगा। आगे मैं वोल्ट मीटर बताऊंगा अभी। ठीक है, डिवाइसेस यूज हो रही हैं, मैं लिख रहा हूं तो उसको एज इट इज आप अभी दिमाग में बैठाएं, बाकी उनका कहीं ना कहीं रेफरेंस में दे दूंगा। अमीटर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर भी बता दिया है, अभी वोल्ट मीटर बता दूंगा। इसी तरीके से कुछ डिवाइसेस हैं जो होनी ही चाहिए, जैसे कि वायर तो होनी ही चाहिए, तो आप उसको ऑक्सिलरी ना बोल के अदर बोल दें। बाकी ये ऑक्सिलरी हैं, ये सर्किट में ना भी हो तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो अदर डिवाइसेस में कुछ तो
मस्ट नहीं है, जैसे ऑक्सिलरी कहेंगे जिनको हम, जैसे कि अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ये मस्ट नहीं है कि होना ही चाहिए। लेकिन वायर एक अदर एलिमेंट है जो मस्ट है कि भाई होना ही चाहिए। आपका सेल भी होना ही चाहिए, नहीं करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जो मस्ट हैं, जिनका होना जरूरी है। तो इनको मैं अदर डिवाइसेस में ले लेता हूं। इन्हें सर्किट एलिमेंट या सर्किट कंपोनेंट भी बोलते हैं, सर्किट एलिमेंट या सर्किट कंपोनेंट। तो कितने तरीके के होते हैं सर्किट कंपोनेंट? ये 3 तरीके के होते हैं। और सर्किट क्या होता है? सर्किट इज अ क्लोज पाथ वेयर करंट कैन फ्लो। What is circuit? It is a closed path along which an electric current flow. सिंपल ये डेफिनेशन आप लिख दो, that's enough। ठीक है, एक ऐसा क्लोज पाथ जहां पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल है, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है, यानी ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। कैसे? ये ऐसे, ये करंट फ्लो हो रहा है, आपको डायरेक्शन दिख भी रही है, इसी को हम बोलते हैं करंट की डायरेक्शन। और यहां पे ये कौन सी है? ये क्लॉकवाइज है। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहे होंगे, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे। ठीक है, ठीक। चलो इसके सर्किट को अच्छे से देख लो। इसको बल्ब बोलते हैं, ये बल्ब का सिंबल होता है। बल्ब को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक। सिंबल में अभी आगे क्लियर कर रहा हूं। ये अमीटर होता है, मैंने बताया था अमीटर को सीरीज में लगाते हैं। सीरीज यही कहलाता है जो आपको ये दिख रहा है, ठीक। ये सीरीज कहलाता है, ठीक। अभी ये सेटअप ध्यान रखना, ओम्स लॉ में भी ये पूरा सेटअप आएगा। तो ये अमीटर है जो सीरीज में लग गया है, और ये क्या करेगा? करंट को मेजर करेगा, करंट के वैल्यू को। तो ये मैंने लिखा है कि इन दिस सर्किट अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज और दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ करंट। ये बात लिख लें। एरो क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को, ये बात लिख लें। ये बल्ब है, एक पैसिव एलिमेंट। यहां पे ये पूरी बैटरी है, कई सेल से मिलता है बैटरी। अब ये सेल क्या है मैं अभी क्लियर कर दूंगा। तो कई सेल है यहाँ पे, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, 3 सेल से मिलके बना है। और ये बैटरी आपको क्या करता है? एनर्जी देता है, जिससे ये पूरा सर्किट रन होता है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। इस एनर्जी को ही हम पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और डिफरेंस जब तक जनरेट नहीं होता, चार्ज तब तक फ्लो नहीं होता, इसीलिए इस बैटरी का होना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हम क्लियर कर लें। तो क्या है? इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये बात आप दिमाग में बैठाएं कि इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो हो सकता है जब इलेक्ट्रिक प्रेशर हो। सपोज आपने एक आपने टैंक लिया, और उस टैंक में आपने एक यहां पे रखा और एक आपने नीचे रखा वेसल। तो एक्चुअल में आप घर में देखते हो, आपका जो वाटर टैंक है वो कहां रखा होता है? ऊंचाई पे रखा होता है। क्यों रखा होता है ऊंचाई में? क्योंकि हाइट के कारण एक प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है। इसीलिए हम पहले टैंक को ऊपर रखते हैं और नीचे हम लोग अपने वेसल्स में पानी को फिर ले सकते हैं। तो यहां पे क्यों ऐसा किया गया? प्रेशर डिफरेंस के कारण। तो जिस तरीके से प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या जरूरी है? जरूरी है कि वाटर का फ्लो हो। और यदि हम चाहते हैं कि परमानेंट वाटर का फ्लो होता रहे, इसके लिए हम क्या लगाते हैं? हम नीचे पाइप में ही कनेक्ट कर देते हैं। क्या कनेक्ट कर देते हैं बताइए? हम मोटर कनेक्ट कर देते हैं, जिसके थ्रू आप लोग बिल्कुल यूज कर रहे होंगे घर में, जिसके थ्रू कंटिन्यूअस हम पानी को क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं, या फिर ऊपर भेज सकते हैं। खींचना जरूरी नहीं है, ऊपर भेजना वाला काम भी होता है। तो ये मोटर क्या करता है? प्रेशर को कंटिन्यूअसली मेंटेन रखता है। तो ये यदि आपने सिनारियो कवर कर लिया, तो आज की क्लास का सिनारियो भी मैं बहुत आसानी से समझा दूंगा। क्या मैं समझाने वाला हूं? एक एग्जाम्पल देखिए, यहां भी लिया है मैंने, वाटर फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब। इट इज ओनली पॉसिबल, ठीक है। जब आप वाटर फ्लोइंग की बात करते हैं तो वो कब पॉसिबल है? व्हेन देयर एग्जिस्ट हाई प्रेशर एट वन साइड एंड लो एट अनदर साइड। तो यहां पे हाई प्रेशर है और नीचे साइड लो प्रेशर है, और हाई से लो की तरफ आपका पानी फ्लो हो रहा है। वही चीज हमको यहां पे डेवलप करना है। देन इट विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द सेम सिनारियो इज ऑब्जर्व्ड। और हम क्या देखते हैं? द फ्लो ऑफ चार्ज इज मेड पॉसिबल ड्यू टू केमिकल एक्शन विद इन, ये एक साथ लिखिए, विद इन अ सेल। सेल के अंदर, सेल क्या होता है? सेल होता है इस तरीके से दिखने वाला, ये सिंबॉलिक हमने ऐसा दिखाया है। बाकी घर में जो आप बैटरी यूज कर रहे हो, या फिर आप मोबाइल्स वगैरह में भी जो बैटरी यूज कर रहे हो, वो एक तरीके से कई सेल से बनी हुई क्या है? डिवाइस है। तो सेल एक एनर्जी
प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, यानी एक्टिव एलिमेंट है। तो इस सेल के कारण क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है टर्मिनल्स में। टर्मिनल इन्हीं को बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जो होते हैं ना, इन्हीं को टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं टर्मिनल के कारण हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता है। अब ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में एक वर्क डन है, ठीक है। ये एक वर्क डन है। किस चीज के लिए वर्क डन? चार्ज को लाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आप ध्यान से सुनो, मैं सुना रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the work done to bring the unit positive charge from infinite to any point in the electric circuit। जब किसी इनफाइनाइट या किसी जगह से आप चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हो, कहां? इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी पॉइंट पर, तो जो वर्क डन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी तरीके से जब आप सर्किट के अंदर ही प्यारे बच्चों किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक, एक हाई टर्मिनल वाले पॉइंट ए से किसी हाई प्रेशर बोल सकते हो यहां पे, तो ये हाई प्रेशर वाले पॉइंट ए से किसी बी पॉइंट तक आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाते हो सर्किट के अंदर ही, तो जो प्रेशर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज VA प्रेशर था ए पर और VB प्रेशर था बी पर, और इस प्रेशर को पोटेंशियल बोलेंगे। तो VA माइनस VB क्या होगा? वर्क डन टू ब्रिंग दैट पॉजिटिव चार्ज Q। तो W बाई Q यहां पे हो जाएगा। तो यहां पे ये देखो, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये 2 पॉइंट है इलेक्ट्रिक सर्किट के, जहां पे इस जगह से इस जगह तक चार्ज को पहुंचाने में जो वर्क डन होगा उसको हम ऐसा लिख सकते हैं VA माइनस VB, और इसको हम VB लिख सकते हैं जो होता है W बाय Q। जब हम डिफरेंस बोलेंगे तो VA माइनस VB लिखेंगे, जब हम पोटेंशियल बोलेंगे या सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे तो V लिखेंगे। तो W बाई Q समझ गए। यहाँ पे V क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो किसके कारण आया? जो सेल या बैटरी के कारण आया। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सेल। इसके लिए हमें एक अलग पैरामीटर चाहिए। अब ये सेल एक मोटर की तरह बिहेवियर दे रहा है। जिस तरीके से मोटर के कारण परमानेंट क्या होगा? डिफरेंस बना रहेगा, उसी तरीके से सेल या पोटेंशियल के कारण या सेल या बैटरी के कारण क्या बना रहेगा? परमानेंट चार्ज डिफरेंस बना रहेगा, और जिसके कारण चार्ज फ्लो होता रहेगा, जिसके कारण करंट जनरेट होता रहेगा। और ऐसा करने में एक वर्क होगा, ठीक है। उस वर्क को हम कंसीडर करेंगे। ऐसा करने में हमें चार्ज की बात करनी पड़ेगी, जिसे हम कंसीडर करेंगे। SI यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की? ये होती है वोल्ट, या फिर यहां पे ध्यान से देखो तो वर्क की तो होती है जूल और Q की होती है कूलम। तो इस जूल पर कूलम को ही हम वोल्ट बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यदि हम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पे ला रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जा रहे हैं, तो 1 जूल यदि हमें कार्य करना पड़े 1 कूलम चार्ज को ले जाने में, तो इसी को बोला जाएगा 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी मैं आगे प्रेजेंट कर देता हूं। क्या है 1 वोल्ट? When 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another point, ठीक है, of a current carrying conductor, then the potential difference is said to be, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक प्रिंटिंग हुई है, is said to be 1 volt। तो when 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another point in a current carrying conductor, ठीक है, in a current carrying conductor, then the potential difference is said to be 1 volt। तो 1 जूल यदि वर्क होता है 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में, कहां पे? एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में, कहां? एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक। तो फिर इस वर्क डन को क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे, या 1 जूल पर 1 कूलम बोलेंगे। अब ये वोल्ट मीटर बहुत देर से आपको मिल रहा है, या वोल्ट मीटर क्या है ये समझ लें। तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, जैसे अमीटर एक डिवाइस था। तो अमीटर किस लिए था? अमीटर करंट को मेजर करने के लिए था, करंट की वैल्यू मेजर करने के लिए। वैसे ही ये डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। आगे मैं बहुत सारे डिवाइसेस का सिंबल कवर कर दे रहा हूं इलेक्ट्रिक सर्किट में। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। सपोज हमें यहां पे बल्ब लगाया, हमने ऐसे बल्ब लगाते हैं, ठीक है।
और अब हम चाहते हैं कि इस बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाए। तो जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है उसके पैरेलल में हमें इसे लगाना है, यानी एक पॉइंट आप यहां लो, एक पॉइंट आप यहां लो, और ये पैरेलल में क्या लगा दो, वोल्ट मीटर लगा दो। ऐसा करते हैं हम। ये इसका एक टर्मिनल है पॉजिटिव और ये इसका एक टर्मिनल है नेगेटिव। तो इस तरीके से वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है, जबकि अमीटर कहाँ लगाया जाता है, अमीटर बच्चों सीरीज में लगाया जाता है। तो अमीटर इस तरीके से लगाया जाता है सीरीज में, हमने लगा के देखा है, जबकि वोल्ट मीटर ऐसे लगाया जाता है पैरेलल में। ठीक, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये समझ गए आप। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, जबकि अमीटर का रेजिस्टेंस मैंने लो बताया था। ये रेजिस्टेंस क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक, बाकी ये सब पैरामीटर्स हैं जो आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिन्हें आप पढ़ते चलें, सीखते चलें, कुछ चीजें याद भी रखते चलें। धीरे धीरे ये सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। कोई चीज एक दिन में समझ में नहीं आती या एक दिन में पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती। इसलिए आप माइंड सेटअप ये रखें कि हमें डेली पढ़ते चलना है। ये माइंड सेटअप ना रखें कि यार कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माइंड सेटअप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों। तो चलिए, हमें ये समझ में आया है सब। अभी हम आगे काम करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सर्किट एलिमेंट्स हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, और उन तीनों को आज हम लोग क्विकली एनालाइज कर लेते हैं, उनके सिंबल को। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला सिंबल सेल का। सेल का सिंबल आप ध्यान से देखें, इस तरीके से एक सेल को दिखाते हैं। और यदि इस तरीके से हमने एक सेल ये लिया और इसी के जस्ट कंटिन्यूएशन में एक सेल और ले लिया, सपोज ये 2 वोल्ट का था, तो फिर ये कितने वोल्ट का हो जाएगा, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट का टोटल बैटरी हो जाएगा। यानी 2 सेल यदि आपने मिला दिए या 2 से ज्यादा मिला दिए तो वो बैटरी कहलाता है। और वो फिर जितना ज्यादा आपने दी, सपोज यहाँ पे 2 वोल्ट का एक सेल है, 3 मिला दिए या 4 मिलाए, बोले 4 मिला दिए, तो ये कितने वोल्ट की बैटरी बन जाएगी, 8 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। तो ये बात ध्यान रखें, ये सेल को इंडिकेट कर रहा है पहला सिंबल, दूसरा बैटरी को इंडिकेट कर रहा है। ये जो बड़ा सिंबल होता है ये प्लस टर्मिनल को दिखाता है, और ये जो छोटा होता है ये माइनस को दिखाता है। ऐसे ये बड़ा है तो प्लस, ये छोटा है तो माइनस, तो प्लस और माइनस। फिर स्विच ये दिखाता है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। जैसे घर में आपके पास स्विच होते हैं, आप उसको चालू करते हैं, फैन चालू हो जाता है, बंद करते हैं, तो चालू स्विच को, बंद स्विच को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये ऐसे, ये बंद स्विच है, या फिर ऐसे, ये बंद स्विच है, इसमें कुछ नहीं है। अब यदि इसी स्विच को क्लोज करना है तो बस आप इस सिंबल में यहाँ पे ब्लैकिश कर दें, या फिर आप इस सिंबल में ऐसे कर दें, ये क्लोज हो गया। ठीक है, इसको मैं यहां से भी दिखा देता हूं आपको। यहां देखिए आप, ये कैसा स्विच है, ओपन स्विच है। ठीक है, तो स्विच को इन जनरल ऐसे दिखाया जाता है। दिस इज द सिंबल ऑफ स्विच दैट वी हैव। ये स्विच होता है, ऐसे दिखता है। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इसका यूज करेंगे, सपोज आप एक्सपेरिमेंट के लिए जाते हो लेबोरेटरी में, तो वहां पे जो स्विच आपको दिखेगा वो इस फॉर्म में दिखेगा। अब इस चीज को यदि मैं नहीं लगाता, ये एक स्विच को डील करने का एक डिवाइस है, स्विच को ओपन या क्लोज करने का। यदि इसको मैंने अलग कर दिया है तो वो स्विच क्या कहलाएगा, ओपन कहलाएगा। लेकिन यदि मैंने इसको क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, इस डिवाइस को मैंने क्या कर दिया, आप कह सकते हो कि इसको मैंने टाइट कर दिया। जब इसको टाइट कर दिया जाता है तो इसको क्लोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। और क्लोज को कैसे दिखाते हैं, क्लोज को ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे, ये क्लोज को दिखाते हैं। या फिर ओपन को और कैसे दिखाते हैं, ओपन को मैंने बताया था, ऐसे भी दिखाते हैं। तो फिर क्लोज को और कैसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं। ऐसा किया और यहाँ पे ये डॉटेड लगा दिया। तो ये चीज आप यहाँ पे एनालाइज कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, ज्वाइंट वायर, कभी भी कोई 2 वायर को आप ज्वाइंट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ब्लैकिश कर दें, वो ज्वाइंट को दिखाएगा। क्रॉस करना है तो जिस जगह पे आप क्रॉस कर रहे हैं वहां पे ये हैचिंग ऐसे इस टाइप से निकाल दें, या फिर आप सपोज ऐसे क्रॉस कर रहे होते तो ऐसे निकाल देते। तो ये क्रॉस वायर को इंडिकेट करता है। बल्ब को आपने पहले भी देखा था, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, यहां भी मैंने आपको बल्ब का सिंबल ये बनाया है, ये बल्ब है। इससे पहले भी आपको बल्ब बताया गया है। ठीक है, ये बल्ब बनाया गया है, तो ये बल्ब का सिंबल है। अब जो भी सिंबल पहले बने हैं वो सभी यूज आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अमीटर का सिंबल भी आपने अभी देखा, ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। बस ये याद रखें कि भाई ये सीरीज में कनेक्ट होता है और इसका रेजिस्टेंस हम लो रखते हैं, कम रेजिस्टेंस रखते हैं। और ये रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। करंट के फ्लो को कम करने का, या करंट के फ्लो को क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। करंट के फ्लो को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है,
चार्ज को कम नहीं करता, लेकिन करंट की स्पीड को, फ्लो की स्पीड को कम कर देता है। ये पैरेलल में कनेक्ट होता है वोल्ट मीटर, इसका सिंबल देख लें आप। और वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। अब रीजन इसका क्या है वो हम लोग लेटर ऑन देख लेंगे, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ और सिंबल देखते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर इस तरीके से दिखाया जाएगा, जो कि क्या इंडिकेट करता है, ये सिर्फ इंडिकेट करता है करंट के प्रेजेंस को। ऐसे ही वाट मीटर भी होता है, बहुत सारी डिवाइसेस और होती हैं, पर ये मेन डिवाइसेस हैं जो आपके काम में आएंगी। एक और इंपॉर्टेंट है रियोस्टेट, जो मैं डिटेल से बता देता हूं। रियोस्टेट का दूसरा नाम हो सकता है वेरिएबल रजिस्टर, यानी ये रजिस्टर ही है, लेकिन कैसा रजिस्टर, वेरिएबल टाइप का। अब ये रजिस्टर क्या है, ये सिंबल भी आपने अभी नहीं देखा है। तो रजिस्टर का सिंबल ऐसे होता है, ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे और ये नीचे लाएंगे, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, ये रजिस्टर का सिंबल है। आगे मैं रजिस्टर यूज करने वाला हूं। अभी मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है कि रजिस्टर इज अ डिवाइस दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। रजिस्ट का मतलब होता है अपोज, रजिस्ट का मतलब होता है अपोज। क्या अपोज करता है ये, फ्लो ऑफ करंट को। किसके फ्लो को, करंट के फ्लो को, अपोज फ्लो ऑफ करंट। अभी सिर्फ इतना लिख लें, और ये डेफिनेशन भी है एक्चुअल में रेजिस्टेंस की या रजिस्टर की। तो रजिस्टर क्या हो गया, डिवाइस हो गया, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, मतलब करंट को अपोज करने की, ठीक है। तो ये बात भी याद रखें, ठीक। रजिस्ट फ्लो ऑफ करंट या अपोज फ्लो ऑफ करंट। यहां पे रियोस्टेट क्या है, वेरिएबल रजिस्टर है, मतलब इसके रेजिस्टेंस को हम बदल सकते हैं। इसके रेजिस्टेंस को हम, मतलब हम चाहें कि ज्यादा करंट अपोज हो तो वो काम कर सकते हैं, हम चाहें कि कम करंट अपोज हो तो वो काम हम कर सकते हैं। बाकी ये जो सब मैं V इक्वल टू IR, ये सब मैं डिटेल से लेटर ऑन आपको ओम्स लॉ में सिखा रहा हूं। अभी तो सिर्फ आप ये लिखें कि टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट अकॉर्डिंगली इन द सर्किट अ कंपोनेंट इज यूज्ड कॉल्ड रियोस्टेट दैट रेगुलेट्स द करंट विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को ये चेंज नहीं करता, और बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को बदल सकता है। और यहां पे V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ में आगे मैं पढ़ाने वाला हूं। तो अभी यदि ये याद रखना है तो याद रखो, अदरवाइज इस पर आप फोकस अभी मत करो, ठीक है। I इज इक्वल टू V बाय R होता है यहां से। तो यहां से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज किए बिना मेंटेन करते हैं। सो द करंट थ्रू कंडक्टर रजिस्टर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये तो चलिए आगे आप लोग क्लियर कर ही लेंगे, ठीक। तो यहां पे क्या होने वाला है वो क्लियर हो चुका होगा आपको। रियोस्टेट क्या करता है ये समझ गए होंगे आप। ये सिंबल होता है रियोस्टेट का, या तो आप रेजिस्टेंस बनाइए पहले, और ऐसे रेजिस्टेंस बताया है मैंने, और इस रेजिस्टेंस को बना के ऐसे बना दें, एक पहला तरीका। दूसरा तरीका, पहले रेजिस्टेंस बनाएं, और इस पर आप ये मत सोचें, इस पर ये तो सीखना ही है, मतलब इस पर कोई रिसर्च नहीं करना है। या तो ऐसे ये निकाल दें, या फिर इस साइड से भी ला सकते हैं, जैसे इस पे मैंने दिखाया है, ठीक। अब इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि समझ में ना आने वाला इशू, इसमें तो सिंबल है जो आपको सीखना है बस। तो इट इज अ कंडक्टर दैट हैज लेस रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मोर करंट विल फ्लो थ्रू इट, ठीक है। तो एक ये क्या बताया गया है, एक पॉइंट बताया गया है कि यदि किसी कंडक्टर में लेस रेजिस्टेंस होता है तो ज्यादा करंट फ्लो होता है, और ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, लेस रेजिस्टेंस तो ज्यादा करंट, मोर रेजिस्टेंस कम करंट। तो सीधी सी बात है, ज्यादा रेजिस्ट होगा तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। ये रियोस्टेट हो गया। चलिए इस रियोस्टेट को हम सिंबॉलिकली देख लें। तो यहां पे देखें, ये रियोस्टेट ऐसे दिखता है, ये रियोस्टेट है जिसे वेरिएबल रजिस्टर बोला जाता है, ठीक। ये रजिस्टर है, इसका सिंबल भी देखिए आप, आगे मैंने बता ही दिया था पीछे। ये अमीटर है, ये अमीटर है आपका ये वाला, और ये अमीटर ऐसे दिखता है, इससे हम करंट को मेजर करते हैं, और इनके इन दोनों टर्मिनल्स होते हैं ये, जिसका यूज करके सर्किट में हम इसको करंट कनेक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इसका यूज किया जाता है। ऐसे ही ये वोल्ट मीटर होता है जो पैरेलल में कनेक्ट होता है। सिंबॉलिकली देखें ये कैसे दिखता है, इसीलिए मैंने ये प्रेजेंट किया है कि आपको सिंबल देखने को मिल जाए। ये वोल्ट मीटर, अमीटर, ये सिंपली रेजिस्टेंस है, वायर्स भी रेजिस्टेंस होते हैं, और रेजिस्टेंस एक्चुअल में कुछ ऐसे बनते भी हैं, ये रजिस्टर्स बनते हैं कुछ ऐसे, ये आप लोगों ने किसी डिवाइस में जरूर देखा होगा, इनमें इस तरीके से पट्टियां होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे स्विच तो देख ही लिया, बल्ब आपका सिंबल ये देख लें, ठीक। ये ड्राई सेल है जिसको ऐसे दिखाते हैं, ये प्लस टर्मिनल है,
ये माइनस है। बैटरी में कई सेल्स लगे होते हैं, ये आपकी बैटरी हो गई। अब बैटरी एक्चुअली मैंने सिंबल नहीं बनाया है, बैटरी आप घर पे भी यूज करते हो, इन्वर्टर में जो बैटरी है वो कई सेल से ही मिलके बनी है, यही समझो आप। तो ये कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए और आज की क्लास में एंड करता हूं। तो ये क्वेश्चन देखें, कल की क्लास में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। इन चीजों को मैं क्विकली रिकॉल भी करा दूंगा। और कल की क्लास में हम मेन फोकस करने वाले हैं किस चीज पर? रजिस्टर की डेफिनेशन हमने बेसिक पढ़ी है आज, कल मैं डिफाइन कर दूंगा एक बार रजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इन दोनों चीजों को। और साथ ही साथ हम लोग ओम्स लॉ पे काम भी करेंगे। तो ओम्स लॉ की बात मैं कल की क्लास में करता हूं। तो आज आपको एक क्वेश्चन और करना है और इस क्लास को हम एंड करेंगे। ये क्वेश्चन पढ़िए, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, पढ़िए पहले। इसमें लिखा हुआ है द टू सर्किट कॉम्पोनेंट सोन कनेक्टेड इन पैरेलल। कौन से सर्किट कंपोनेंट यहाँ पे पैरेलल में है? ये 4 ऑप्शंस है, ध्यान रखिएगा, ये 4 ऑप्शंस, इन ऑप्शंस में से ही काम करना है। तो यहाँ पे तो यार अमीटर के बारे में हम साफ साफ बोलेंगे कि अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर तो हमेशा से सीरीज में कनेक्ट हुआ है, तो अमीटर तो सीरीज में हो गया। ये बेटा स्विच है, ये स्विच भी कैसे है? सीरीज में ही है। यदि स्विच को आप क्लोज करोगे तो करंट का फ्लो होगा, स्विच को ओपन करोगे करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। ये आपका वेरिएबल रजिस्टर है, इसकी मदद से आप रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो, जिससे करंट के फ्लो को कम ज्यादा कर सकते हो। ये वेरिएबल रजिस्टर से एक तरीके से सिंबल भी पहचानने हैं आपको, कौन कहाँ यूज हुआ है। ये सिंपली वायर है, वायर को तो सिंपली हम ऐसे दिखाते हैं। यदि वायर को हमने कनेक्ट किया है तो ऐसे दिखाते हैं, और वायर को यदि हमने क्रॉस किया है तो ऐसे दिखाते हैं। तो ये तो वायर हो गई आपकी, वायर भी पहचान ले भाई। और देखें, और ऊपर क्या यूज हुआ है? ये यूज हुआ है अपना रजिस्टर। ठीक, ये रजिस्टर है जिसकी डेफिनेशन भी हमने थोड़ी सी आज इंडिकेट की है कि इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। कल मैं उसको लिखवा दूंगा। ये आपका है वोल्टमीटर। तो यहां पे यदि ध्यान से देखो तो जिस जगह पर करंट टूट जाता है, यहां से करंट आ रहा था, यहां पे करंट टूट गया 2 भागों में, और फिर यहां पे करंट वापस से मिल गया। तो जिस पॉइंट से करंट 2 पार्ट में टूटता है और जिस पॉइंट पे करंट 2 पार्ट में मिलता है, मतलब दोनों पार्ट मिल जाते हैं, इन 2 पॉइंट के बीच में लगे हुए जितने भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? पैरेलल में कहलाएंगे। तो यहाँ पे वोल्टमीटर और रजिस्टर पैरेलल में कहलाएगा। तो कोई ऑप्शन देखें, रियोस्टेट वोल्टमीटर बिल्कुल गलत, वोल्टमीटर रजिस्टर बिल्कुल सही है। बाकी वोल्टमीटर अमीटर भी नहीं है और अमीटर रजिस्टर भी नहीं है। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां तक आपने क्लियर किया। उम्मीद है कि आपको हर चीज प्रॉपर समझ में आई है। चलिए आज की क्लास में एंड करता हूं। ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों को प्रेजेंट करता रहूंगा, लेकिन आप एक अपना माइंड सेटअप पॉजिटिव रखें और चीजों को पढ़ाया जा रहा है जो भी, उसे आप प्रॉपरली नोट्स करें और एक नोट के फॉर्म में उसको रखें और रिवाइज रेगुलरली करते रहें या पीरियोडिकली करते रहें। ये जरूरी है सीखने के लिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।